नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज। इसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को विशेष रूप से 1850 ईस्वी के बाद जो घटनाक्रम हुआ है उनको समझने का प्रयास करेंगे। पर ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास को समझने का प्रयास करें तो 1850 ईस्वी की घटनाक्रम का तो विशेष महत्व होता है और विशेष रूप से उन चीज़ों को समझना होता है। पर एक चीज़ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि आखिर 1850 ईस्वी के आसपास किस तरह की घटना थी या किस तरह की परिस्थिति इस देश में था, और इन परिस्थितियों को लेकर के किस तरह की सामाजिक आंदोलन या राजनैतिक आंदोलन या धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन किस तरीके से चल रहा था, या जो कृषक वर्ग के लोग थे उनकी क्या समस्या थी, वो अपने मांग को लेकर के किस तरीके से आंदोलन कर रहा था। इन सब चीज को अगर समझना है तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि उस समय की परिस्थितियों को। हालांकि जो आधुनिक भारत का इतिहास है इनको 1750 ईस्वी के बाद जो घटनाक्रम हुआ है उनको विशेष रूप से पढ़ना होता है, लेकिन हमारा मुख्य फोकस जो आधुनिक भारत के इतिहास में होगा वो 1850 ईस्वी के बाद जो घटनाक्रम हुआ है उन पर होगा। क्योंकि ये पहला वीडियो है तो हम इस चीज को समझने का प्रयास पहले कर लेते हैं कि किन चीजों को हमें ज्यादा महत्व देना है, किन चीजों को विशेष ध्यान में रख करके पढ़ना होगा। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर हम 1850 ईस्वी की बाद की घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं, हम आगे जब पढ़ेंगे तो इस चीज को समझेंगे कि 1850 ईस्वी के बाद भारत में स्वतंत्रता को लेकर के एक आंदोलन शुरू होता है। इनके कई चरण होते हैं, कई नेता आते हैं जो अपना योगदान देते हैं और फिर जाकर के भारत को आज़ादी मिलता है। 1850 ईस्वी की घटनाक्रम को समझने से पहले अगर हम उनकी परिस्थितियों को समझें कि 1850 ईस्वी के बाद इस देश में किस तरह का परिस्थिति था, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा 18वीं शताब्दी में भारत में किस तरह का घटनाक्रम हो रहा था। जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो हमारा ये कहने का मतलब होता है कि 1700 ईस्वी के बाद भारत में किस तरह की घटनाक्रम हुआ, भारत की राजनीतिक स्थिति किस तरीके से बदल रहा था, सामाजिक क्षेत्र में किस तरह का परिवर्तन हो रहा था, इन सब चीजों को समझना होगा। अगर हम 18वीं शताब्दी के में खास करके 18वीं शताब्दी में भारत में किस तरह की चीजें देखें और खास करके जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस चीज पर अगर अपना ध्यान फोकस करें तो देखिए जो 1700 ईस्वी के बाद जो भारत में केंद्रीय शक्ति था वो मुगल था। पर 1707 में जब औरंगजेब का मृत्यु होता है तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे जो केंद्रीय शक्ति था वो कमजोर होता चला गया। और दूसरी तरफ जो 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत आया था व्यापार करने के उद्देश्य से, धीरे धीरे ये व्यापारिक कंपनी इतना मजबूत हो गया और इस देश की परिस्थितियों से इतना वाकिफ हो गया वो कि अब वो व्यापारिक कंपनी की तरह व्यवहार नहीं करके भारत में अपना राजनीतिक पांव पसारना शुरू कर दिया, राजनीतिक शक्ति खोजने के प्रयास करने लगा। तो जो हमें 18वीं शताब्दी की चीजों को पढ़ना है इनमें दो चीज हमको ध्यान में रखना है। एक तो हम ये चीज पढ़ेंगे कि किस तरीके से मुगल का पतन हुआ, मुगल का पतन किस तरीके से हुआ, और दूसरा चीज जो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा वो ये कि किस तरीके से जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन एवं उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ा। यूरोपीय कंपनी कंपनी का आगमन एवं राजनीतिक प्रसार, ये दो चीज हमें समझना पड़ेगा 18वीं शताब्दी के संदर्भ में। यानी कि 1700 ईस्वी के बाद भारत में दो तरह की घटनाक्रम चल रहा है। एक तरफ जो केंद्रीय शक्ति के रूप में कभी मुगल था उसकी नींव कमजोर पड़ती जा रही है, दूसरी तरफ
जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी है, जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था, पर आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रख करके अब वो राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। और इसके लिए वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो सबसे पहले आपसी लड़ाई में उलझते हैं, क्योंकि यूरोप से कई देश आए थे, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, उसके बाद पोर्चुगीज आए। ये सब व्यापारी कंपनी अपने हितों के लाभ के लिए सबसे पहले आपस में लड़ाई लड़ते हैं और एक दूसरे पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं, भारत में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब घटनाक्रम को हम समझेंगे। दूसरी तरफ हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से ये व्यापारी कंपनी अपने आप को मजबूत किया और 18वीं शताब्दी में इसका प्रभाव किस तरीके का पड़ा।